नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कि कश्मीर के पहलगाम में कल हुई, जहां पर 26 लोग मारे गए, वो भी एक आतंकी हमले में। सब छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे और अचानक से आतंकवादी आए और गोलियों से लोगों को भून डाला। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो उनकी जात क्या थी, उनका और कुछ नहीं देखा, लेकिन सिर्फ ये देखा कि वो हिंदू थे और उनको गोली मार दी गई। अब सरकार के तमाम दावे कि देखिए कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं, आज उस दावे की पोल खुलती है। ये कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, हालात सुधरेंगे। आज उन दावों का क्या? क्या ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था? और क्यों पहलगाम को ही चुना गया? और अब आगे जो कश्मीर के हालात हैं और जो पूरी कश्मीर पॉलिसी है सरकार की, उसके बारे में हम क्या कहेंगे, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान राधा कुमार, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पहले इंटरलोक्यूटर रह चुकी हैं, कश्मीर को बहुत क्लोजली जानती हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, लेखक हैं, कॉलमनिस्ट हैं। राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेडरल देश पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैम, पहला थैंक सवाल ये कि जो ये आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, इसका जो पैटर्न एक दिखता है, उसको देखकर क्या कहेंगी आप? देखिए, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अखबारों में लिखा है कि उन्होंने कहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले का क्लेम किया है कि इन्होंने किया है। अब इनके स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमारी एजेंसीज बता रही हैं, वो कह रही हैं कि कुछ पिछले साल ये जो है टीआरएफ, इन्होंने एक स्टेटमेंट इश्यू किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम अब हमले करेंगे उन लोगों पे जिन्होंने कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट ली है, जो कश्मीर के थे नहीं, बाहर से आए, शायद उधर काम किया वगैरह। अब उस स्टेटमेंट में काफी झूठी बातें भी हैं, क्योंकि वो लिखा है अखबारों में, जो मैंने पढ़ा। उस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि ये टूरिस्ट के रूप में आते हैं और बस जाते हैं, और ये तो बिल्कुल झूठ है। ये तो सबको मालूम है कि ये सही बात नहीं है। अब तो वो एक पैटर्न है कि उन्होंने ये धमकी दी 1-1.5 साल पहले, और पहले छोटे छोटे हमले किए और अब ये बहुत बड़ा हमला किया है टूरिस्टों पे। दूसरा एक पैटर्न है जो शुरू हो रहा था पिछले 2.5 साल से, जहां जम्मू के पहले पुंछ, राजौरी, फिर कुपवारा, फिर और इलाकाओं में आतंकी हमले हो रहे थे। वहां अलग अलग तरह के हो रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे थे, पंचायती जो अफसर हैं उन पे हो रहे थे। तो पैटर्न आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक आतंक फैलाने का जो पहले होता था, वो धीरे धीरे फिर शुरू होने लगा पिछले 2.5 सालों से। आपको क्या लगता है कि ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, लोग ये कह रहे हैं कि जो होम ग्रोन मिलिटेंट्स थे, जो रेडिकलाइज्ड यूथ्स थे, उनको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया? क्या इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं थी? एक ऐसी सरकार जो तमाम दावे करती है कि देखिए हालात सामान्य हैं, आज क्या हम ये माने कि सरकार के पास जानकारी नहीं थी कि उनके अपने नवयुवक इस तरीके से पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होकर इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले थे? अम, ये तो हमें मालूम है कि सिंस 1949, सन 1949 से, उससे भी पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज, उनकी मिलिट्री, उनकी आईएसआई ने कश्मीरी यूथ, नौजवानों को यहाँ वहाँ से उठाया और ट्रेन किया। और आपको तो मालूम है कि 80s में जो बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हुई थी, उसमें तो हजारों लोग गए थे पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए। अब वो चीज तो काफी बंद हो गई थी 2013 तक।
फिर अब फिर शुरू हुई है पहले 2015-16 में, और उससे आगे बढ़ती गई, फिर थोड़ा कम हुआ और अब फिर शुरू हुआ है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। सबको मालूम है, सरकार को मालूम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम है। ये जो हम अखबार में पढ़ रहे हैं टीआरएफ के बारे में, ये भी सब इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ही बताया है। वो भी मैंने पढ़ा कि उनकी एक वार्निंग आई थी इंटेलिजेंस वालों की, जम्मू कश्मीर के इंटेलिजेंस वालों की, कि एक हमला होने वाला है चंद दिनों में, पर उसमें डिटेल नहीं था कि कहाँ या कैसे या किन पे। ये बात सही है कि जब मालूम है कि ये इतना बड़ा अटैक हो सकता है, तो जहां आपके बहुत टूरिस्ट जाते हैं और टूरिस्ट सीजन की शुरुआत है, तो एक एक तो ये प्रश्न आता है कि आपकी सिक्योरिटी क्या यहाँ बहुत कम थी? क्यों क्यों ये 40 मिनट के लिए फायरिंग करके फिर भाग पाए? ये प्रश्न तो आती ही हैं। और दूसरी तरफ पे वो भी प्रश्न आता है जो आपने शुरू किया कि हमारी क्या पॉलिसी है, ये जो पाकिस्तान में जो ये आतंकी संगठने हैं जो कश्मीर में हमले करते रहते हैं, हमारे उसके खिलाफ क्या पॉलिसी है, हम क्या प्लानिंग है, और ये भी सोचना कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, इसको खत्म करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप देखें, पहले कुछ तो पॉलिसी थी, जैसे एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स, वो फंडिंग वाली जो यूएन की है, FATF, उसमें काफी प्रोग्रेस हुआ था कि ये पाकिस्तान में टेररिस्ट फंडिंग रोका जाए। अब फिर वो ढीला पड़ गया, पिछले 5-6 साल में वो सब ढीला पड़ गया। तो वो भी एक प्रश्न है कि क्यों आपने ये क्यों होने दिया। बिल्कुल। नहीं, लेकिन राधा जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक बड़ी चूक सरकार की तरफ से नहीं है? आज इसकी जिम्मेदारी, ठीक है, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ले ली, लेकिन सरकार क्या अपना पल्ला झाड़ सकती है? सरकार के तमाम दावे, आर्टिकल 370 का रेवोकेशन, ये कहना कि देखिए टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ रहा है, हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, सरकार ने उनसे बात करने की अभी भी जहमत नहीं उठाई है। क्या सरकार की तरफ से ये एक बड़ी चूक है? सरकार की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती इस हमले के लिए? या हम आज भी पाकिस्तान को दोष देंगे और ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने गलती की? देखिए, मैं मानती हूं कि अगर ये सच है कि टीआरएफ ने क्लेम किया है इस हमले को, तो बिल्कुल ये इनकी बेस पाकिस्तान में है। इनके लीडर पेशावर में हेड थे LTTE के। तो ये बात हम भूल नहीं सकते, और उसके लिए तो एक पॉलिसी होनी चाहिए, और ये गलती है कि ये पॉलिसी ठीक बनी नहीं है या हमारे सामने तो नहीं आई है। ये तो हम कह सकते हैं खुलेआम कि सन 2019 से और उससे पहले भी 2016 से अगर आप कहें, तो कोई आपकी पॉलिसी ठीक बनी नहीं है। सीज फायर थी, दोनों तरफों से सीज फायर थी, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, पर ये मालूम था कि सीज फायर थी। अब वो सीज फायर खत्म होने लगी कुछ साल पहले। पाकिस्तान में लोग कह रहे थे कि जब बाजवा जी ने ये मौका दिया, सीज फायर किया, ट्रेड की बात की, हमारी तरफ से जो रिस्पांस वो चाहते थे वो नहीं आई, बातचीत नहीं शुरू हुई, कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं हुए, कोई एग्रीमेंट नहीं हुए वगैरह। तो वो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को भी अपने आप मतलब पाकिस्तानी लोगों को भी पूछना चाहिए कि ये जो आतंकी संगठनें हैं जो वहां बेस हैं, जिनके लिए वहां सपोर्ट है, अ, उनको क्यों
खत्म नहीं कर रहे लोग, ना आर्मी, ना आईएसआई, ना सरकार। तो ये तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उन्होंने अफगानिस्तान में जिस तरह से आतंकी संगठनों को सपोर्ट किया, उसका ब्लो बैक तो आया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर ही ये संगठनों ने हमले करने शुरू कर दिए आर्मी पे भी। तो वो तो बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी इनको खत्म नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रश्न है पाकिस्तान के लिए, और उसको हम इस दूसरे प्रश्न से नहीं हमें मिलाना नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी तो मैम ये जो पाकिस्तान है, बातचीत ही नहीं हो रही है, तो हम इस पर क्या पॉलिसी बनाएंगे? क्या हम पाकिस्तान से दूर हाँ, बैठकर पाकिस्तान के ऊपर हम एयर स्ट्राइक करके, अब आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में अब क्या डिसीजन लिया जाएगा? लेकिन मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन एक हमारे शो पर थे सुबह, जो अंग्रेजी का जो चैनल है इसी प्लेटफॉर्म का, उस पर उन्होंने कहा कि हम चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये हमारे लोगों का सवाल है, हमारे लोगों की जान का सवाल है। इसका मतलब अभी भी वो एक मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है वो बालाकोट जैसा कुछ एक और एयर स्ट्राइक कर दे, क्या उससे समाधान निकलेगा इस प्रॉब्लम का? देखिए, ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि आतंकवादी संगठनों को कैसे खत्म किया जाए। ज्यादातर हमने देखा है कि इसमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए होती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस एक तरफ, और जिन लोगों के साथ टॉक्स हो सकते हैं, जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड हों, जो असल हों, वो साथ साथ चल सकते हैं, और ज्यादातर वो चलते हैं साथ साथ। हमारा ये प्रॉब्लम है कि ये साथ साथ चले नहीं हैं। एक समय था जब पाकिस्तान के साथ भी सरकार के साथ भी बात हो रही थी, और जो डिसिडेंट लोग हैं उनके साथ भी बात हो रही थी, और ये दबाव भी था एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स में, और तरहों के पुलिस और इंटेलिजेंस की दबाव थी। उसमें ये था एक प्रॉब्लम कि जो पाकिस्तान में सरकार या इंटेलिजेंस वाले थे, वो मानते थे कि इंडिया कभी एक मिलिट्री रिस्पांस नहीं देगी, और वो एक वीकनेस थी हमारी तरफ। कोई चीजें हैं जो इतनी गंभीर हैं कि इन पे मिलिट्री रिस्पांस देना चाहिए। और मैं एक चीज कहूंगी इसमें, कि कश्मीर में भी ये हरदम प्रश्न उठता था कि इंडिया क्यों नहीं इसकी रिस्पांस मिलिट्री दे रही है। जब कश्मीर के असेंबली पे हमला हुआ, हमने क्या किया? तो हमने भी एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाई कि जब कश्मीर में हमले हुए, हमने कम मिलिट्री रिस्पांस दिखाई। कश्मीर के अंदर लोगों पे हमने मिलिट्री रिस्पांस दिखाई, कॉर्डन और सर्च और ये सब चीजें, पर क्रॉस बॉर्डर कुछ भी नहीं किया हमने। और वो हरदम ये पूछते थे कि जब आपके पार्लियामेंट में होता है, या आपके लोगों, ये पुलवामा में हुआ आपके सोल्जर्स पे, तब तो आपने दिया रिस्पांस, पर जब हमारे सिविलियन या पॉलिटिकल लीडरशिप पे होता है तो आप रिस्पांस नहीं देते। तो पर एक बात नीलू मैं कहना चाहती हूँ कि हमें दोनों तरफ को देखना है। ये सही बात है कि हमें अपनी सरकार से प्रश्न पूछने हैं, और ये भी कहना है कि आप सोचिए कि क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में एक हिस्से को लगे कि आप उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? क्या ये बात हो सकती है? और ये तो एक हिस्सा एक कौम है, दूसरी बात है एक स्टेट है। ये स्टेट पे जो बीती 2019 में, ये तो बिल्कुल क्या कहें, सारी डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं इसको नष्ट कर दिए। आप 5,000 से ऊपर लोगों को जेल में डाल रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लैम्प डाउन किया हुआ है,
सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी भेज रहे हैं बिल्कुल बेवजह, सिर्फ इस चीज के लिए कि आप वो आर्टिकल 370 को निकालना चाह रहे हैं, रद्द करना चाह रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है? उससे आगे बढ़ के आप एक स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, ये भी कैसे हो सकता है? आर्टिकल 3 में तो ये परमिसिबल ही नहीं है कि आप एक पूरे स्टेट को लेके यूनियन टेरिटरी करें। लेकिन मैम तो, जो चीज तो मुझे ये समझ बातें, पर ये बातें अलग हैं, ये बातें अलग हैं। इनको हम रेजिस्टेंस फ्रंट की जो बिल्कुल क्या कहें घृणा वाली हमला जो इन्होंने किया है, उससे हम नहीं जोड़ सकते हैं। टेररिज्म कैनॉट बी जस्टिफाइड इन एनी वे ऑन एनी ग्राउंड्स। नहीं, लेकिन मैम एक दौर ये भी था जब स्टोन पेल्टिंग हुई थी, आप लोगों का एक पूरा जत्था गया था वहां से लोगों लोगों से बात करने के लिए, हर तबके से आप लोगों ने बात की थी, इंटरलोक्यूटर्स बनाए गए थे, आप लोग उसमें गए हुए थे। क्या इस तरीके की पहल सरकार कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही है? क्या ऐसी चीज नहीं हो सकती जिससे कि हालात और सुधरे? सरकार को ये लगता है कि भाई हम कानून बना दें, हम मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दें और सारी प्रॉब्लम कश्मीर की खत्म हो जाएगी। क्या ये काफी होगा? नहीं, ये देखिए, ये कहीं भी काफी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। आप एग्जैक्टली। ये चीज ले और कहीं भी पूछे तो कहीं भी हमारे देश में कहीं भी किसी स्टेट में कोई नहीं मानेगा कि ये होना चाहिए, है ना? अब आपने कश्मीर को अलग करके किसी तरह से अलग किया हुआ है कि लोग सोचते हैं कि हाँ वहां हुआ ठीक है। कैसे हो सकता है ठीक? लेकिन मैम प्रॉब्लम तो ये है, आपने जैसे कहा कि कश्मीर को आपने पूरे देश से अलग किया हुआ है, लेकिन सरकार ये कहती है कि नहीं पहले अलग था, अब हम मेन स्ट्रीमिंग कर दी है हमने कश्मीर की। अब आप कश्मीरियों से बात ही नहीं कर रहे तो कहाँ से आपने मेन स्ट्रीम की ये बताइए। आप सिक्योरिटी मीटिंग करते हैं, जो होम मिनिस्टर साहब गए थे पिछले महीने, तो वहाँ मीटिंग की और चीफ मिनिस्टर को उसमें शामिल नहीं किया, तो ये भी गलत बात है। पर मैं सिर्फ एक बात फिर बार बार दोहराना चाहती हूँ कि हम इसको और टीआरएफ से मत जोड़िए। टीआरएफ ने जो किया है वो एक आतंकवादी भी है, पर ये भी है, आप देखिए इनकी मोटिव क्या है। इनकी मोटिव तो यही है ना कि कश्मीर में कम्युनल डिवाइड को बढ़ाते जाओ, यही वो कर रहे हैं। और वो चीज तो हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो ये बात देखिए, और फिर मैं पाकिस्तान के अखबार पढ़ रही थी अभी आपसे बात करने के पहले, देखने को कि उनकी सरकार ने क्या कहा है। अब उन्होंने कंडोलेंस भेजे, पर उनके मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमको मत ब्लेम करो, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर इनमें कुछ भी दम होती तो उनको ये कहना चाहिए कि अगर ये सच है कि टीआरएफ ने किया है तो हम तो फौरन इंक्वायरी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि टीआरएफ तो वही बेस है, एलटीटी की ही ये तो प्रॉक्सी है। बिल्कुल। तो फिर फौरन हम पता कर रहे हैं कि इन्होंने किया, कैसे किया, ये इनकी सपोर्ट कहाँ से मिली, और हम इनको अरेस्ट करेंगे। इतना तो कहना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? पुलवामा भी हुआ था, आज तक पता नहीं चला कि पुलवामा की असलियत क्या है, लोग उस पर सवाल अभी भी खड़े कर रहे हैं। अब पहलगाम भी हो गया है, पहलगाम की ऑनेस्ट जांच, एक ईमानदार जांच कितनी होगी संभव, सरकार इसको किस हद तक करेगी, इस पर डाउट्स है लोग। देखिए, जब पुलवामा हुआ हमें बिल्कुल पता चला कि किसने किया है। और हमको कैसे पता चला? पाकिस्तानी मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन की। बहुत ब्रेव जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के, बहुत हिम्मत वाले, उनको पकड़ के आईएसआई ने फिर
बहुत प्रश्न पूछे कि आपकी कहाँ से ये हिम्मत बनी कि आपने जाके ये सारा सच बताया। तो ये हमें मालूम है कि वहां भी लोग हैं जिनको जो पता करते हैं, जो अपना अपने ऊपर खतरा लेते हैं सच निकालने के लिए। अब अगर वो इस बार नहीं करें तो मुझे नहीं मालूम, हालात भी वहां अब बदल गए हैं। पर बात यह है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन में भी वो सब जो जर्नलिस्ट ने पता किया उसको उन्होंने बिल्कुल बंद करके चुप कर दिया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उस वक्त, पर इन्होंने कुछ सारा चुप कर दिया और ये चीज गई ऑलमोस्ट टू अ पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, weaponized. In fact, they had weaponized. So इसमें सबक तो चाहिए। उनके साथ किस तरह से करना है वो भी पता करना है। अब मेरी तो आशा है कि चीन भी उन पे दबाव डालेगी। अब पता नहीं वो डालेगी कि नहीं डालेगी, पर डालनी तो चाहिए उनको। लेकिन आज यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात आएगी राधा मैम, तो आज अकाउंटेबिलिटी इसमें कैसे फिक्स की जाएगी? सिर्फ ये कह के कि देखिए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर यहाँ हमला किया, उससे तो बात नहीं बनेगी। सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी कैसे फिक्स होगी? आपको 26/11 का हमला याद है, उस समय तो होम मिनिस्टर से भी इस्तीफा ले लिया गया था, तमाम मंत्रियों को बोला गया था, कपड़े बदल लिए थे उन्होंने, उस पर भी टीका टिप्पणी हुई थी, मीडिया ने सवाल खड़े किए थे। आज मोदी सरकार में ये अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? इतनी सारी अकाउंटेबिलिटी हैं फिक्स करने को। अगर आप कहें कि इस सरकार को क्या करना चाहिए, तो मैं तो 4 साल से, 4 क्या, अब तो 5 साल होने वाले हैं, 5 साल से मानती हूँ कि इनको फौरन जो उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास की, इसको रोल बैक करना चाहिए। इनको आर्टिकल 370 रिस्टोर करनी चाहिए। इनको जो मल्टी ट्रैक पीस डायलॉग थी कश्मीरियों के साथ, वो रिवाइव करनी चाहिए। चीजें तो बहुत हैं जो कर सकते हैं। अब जो इसका रिस्पॉन्स है, पर वो चीजें इस हमले के बिना भी होनी चाहिए थी। वो इस हमले से जुड़ी नहीं है किसी भी तरह से। हम ये नहीं मान सकते कि टीआरएफ जो कह रही है, वो कह रही है ये रिटेलिएशन है मोदी सरकार के एक्शंस की। ये हम बिल्कुल कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ना उनका हक बनता है रिटेलिएट करने का, पर टेररिज्म कैन नॉट बी अ रिटेलिएशन। बिल्कुल। वी हाउएवर, हम लोगों को भी अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने क्यों इस मामले को, कि आपको ये सब चीजें करनी है, इसको हम जारी ना रख पाए, इस पे और स्टेटों को इन्वॉल्व नहीं कर पाए। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, जब एक स्टेट की स्टेटहुड छीन ली जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। और भी स्टेट के सरकारों को आगे आपने आना स्टेटहुड की चाहिए बात था। की। मैम हमको भी उनसे कहना था आप आगे आइए प्लीज। आपने स्टेटहुड की बात की, क्या ये आतंकवादी हमला एक और बहाना बन जाएगा स्टेटहुड को नहीं देने का, कि भाई अभी तो इतना बड़ा हमला हो गया है, अब स्टेटहुड को और बैक बर्नर पे डाल देते हैं? ये भी हो सकता है। जरूर हो सकता है। और उस हद तक ये टीआरएफ वगैरह जो है, इन्होंने तो कश्मीर का जो मसला है उसको बिल्कुल ये करके पीछे कर दिया, बिल्कुल पीछे कर दिया। अब कौन पूछेगा इन सब चीजों के बारे में? एक वो बात है। दूसरी ये बात है कि ये जो कर रहे हैं, ये तो कश्मीर का तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मुस्लिम वर्सेस हिंदू, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट वर्सेस वैली रेजिडेंस। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसकी बात कर रहे हैं, ये सब जम्मू में हुए हैं, और वहां जम्मू के लोग भी खुश नहीं है। पर क्या वो खुश होंगे टीआरएफ के साथ? वो तो बहुत ही गुस्सा होंगे टीआरएफ के साथ। मतलब सबसे बड़ी चोट तो कश्मीर पे पड़ी है ना
इस सब चीज इसकी। इनकी टूरिज्म का सीजन भी अब कितना बुरा होगा, कितने लोगों की जायदाद चली जाएगी, ये एक हमले की वजह से। बिल्कुल। चलिए देखना होगा कि इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होती है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राधा कुमार। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। My pleasure. Thank you. थैंक यू। Back with specs.